वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशंस की। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 6, 7, 8 जून में सीएसआईआर का डेट अनाउंस हुआ है और उस डेट को अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टाइम आपके पास बहुत कम बचे हुए हैं और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी अच्छे से होनी चाहिए और होपफुली अच्छे से हो भी रही होगी। सो उसी सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को लेकर के। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को ग्लूकोज का जो भी ऑक्सीडेशन का पूरा कॉन्सेप्ट था वो बता दिया था, टीसीए साइकिल से लेते हुए ग्लाइकोलाइसिस को लेते हुए, फिर इसके बाद फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में, जिसमें हम लोग देखेंगे दैट इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस को लेकर के। ओके, सो ग्लूकोनियोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे चलता है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले वन थिंग मोर, अगर आप सी एस आई आर नेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज के लिए एक अभी एम एस बायोलॉजी की ऐप पे कोर्स लॉन्च किया गया है टेस्ट सीरीज के नाम से, सी एस आई आर लाइफ साइंस 2023 टेस्ट सीरीज फॉर नेट एग्जामिनेशन। राइट, तो आप एम एस बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद आप वहाँ पे जाएंगे तो सेक्शन आपको मिलेगा कोर्स परचेज का। वहाँ पे 3 कोर्स अभी लॉन्च किए गए हैं, झारखंड पीजीटी के लिए और केबीएस पीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए और सीएसआईआर के टेस्ट सीरीज को लेकर के। आप उस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके लिए मैंने अलग से ही वीडियो बनाया हुआ है, तो आप एम एस बायोलॉजी के ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस कोर्स को लेकर के आप अपनी प्रिपरेशंस को और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज़ में आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। 1 साल के लिए उस कोर्स की वैलिडिटी है और आपको वहाँ पे टोटल 31 सेट्स मिलते हैं प्रैक्टिस करने के, जिसमें आपके 5 जो होंगे वो 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो कि सॉल्यूशंस के साथ होंगे। इसके बाद आपको 18 जो होगा सेट मिलेगा किसका, दैट इज़ पार्ट 1 का। और इसके बाद आपको सारे यूनिट्स के मीन्स यूनिट नंबर 1 टू 13 13 यूनिट का आपको क्या मिलेगा, मॉड्यूल मिलेगा। और इसके बाद आपको 4 ऐसे मिलेंगे जो कि पूरा फुल टेस्ट का होगा और इसके बाद यूनिट वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे और इस टेस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी बाकायदा अच्छी तरीके से दिया हुआ है। और इस कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर है, तो आप 1 साल अगर अभी आप परचेज करते हैं तो आपका सपोज़ कि अनफॉर्चुनेटली अगर जून वाला एग्ज़ाम आपका अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो आप दिसंबर के लिए भी प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो वहाँ के लिए भी आपकी वैलिडिटी इसकी रहती है और उसमें आपको बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे। क्वेश्चंस के साथ में एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रखा है वहाँ पे हर क्वेश्चंस का कि क्या सही है, क्या क्यों कोई चीज़ गलत है। और इन सारी चीज़ों की फैसिलिटी को एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ वन टाइम क्या करना होगा, पे करना पड़ेगा। आप पे करते हैं तो आपको 1 ईयर के लिए ये कोर्स जो है वो आप उसे परचेज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो ये थोड़ा सा ब्रीफ था उस कोर्स को लेकर के। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है उस चीज़ को परचेज करने के लिए तो आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो कि यूट्यूब नंबर पे दिया गया है, यूट्यूब के चैनल पे। और या फिर एम एस बायोलॉजी का आप ऐप डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसका मीन ही बेसिकली यहाँ पे आपको दिखाता है इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होना फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। कोई ऐसा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप से बिलोंग नहीं करता और उन मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन होकर के ग्लूकोज की सिंथेसिस की जाए तो उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर का मतलब क्या हुआ, जैसे ये आपके क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका ये अमीनो एसिड हो सकता है कि आपका ये आपका दैट इज़ लिपिड हो सकता है आपका ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं कि सिट्रिक एसिड साइकिल में जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड हो। सो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स से अगर आपका ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है तो उसे आप ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। और वो कंपाउंड ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट आपके नहीं होंगे। तो कई बार आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ग्लूकोज का मतलब है, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, नियो का मतलब न्यू, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो नी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से, तो उसे आप ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। जिस तरीके से आपका ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, जनरली टिपिकली बोला जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस और इसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस ये दोनों ही ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस ये दोनों रेसिप्रोकल माने जाते हैं, बट एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। दोनों में काफ़ी कुछ डिफरेंसेस है और दोनों में के लिए वो करने के लिए
डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स की भी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो जिस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस भी क्या होता है, आपका एक यूनिवर्सल पाथवे होता है, सभी क्लास ऑफ एनिमल से पाए जाते हैं। जितने भी डोमेन्स हैं आपके लिविंग सिस्टम के, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, सभी में ग्लाइकोलाइसिस पाई जाती है। इन द सेम वे ग्लूकोनियोजेनेसिस इज ऑल्सो एन यूनिवर्सल पाथवे दैट मीन्स इट फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ एनिमल, प्लांट, माइक्रोस, फंजाई, बैक्टीरिया एटसेट्रा, सभी में ये कॉमनली क्या होता है, पाया जाता है। ओके, तो फाउंड इन ऑल एनिमल, प्लांट एंड माइक्रोब्स दैट मीन्स एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया एटसेट्रा। सो बेसिकली नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। कहाँ पे ये ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक साइट है, कब आपका ये होगा, ये सवाल यहाँ पे बनता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होता है, साइटोसॉल में होता है, मीन साइटोप्लाज्म में होता है, दैट इज वाई ये यूनिवर्सल कहलाता है। तो उसी तरीके से ग्लूकोनियोजेनेसिस की भी जो प्रोसेस होती है, अगर सेल की बात करेंगे तो कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। और अगर ऑर्गन्स की बात करेंगे या ऑर्गन की बात करेंगे तो उसके लिए स्पेसिफिक होता है। एनिमल केस के मतलब ऑर्गन सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो एनिमल केस की अगर हम लोग बात करें तो एनिमल में 2 आपके प्राइम ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे आपका ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। नंबर पहला दैट इज लीवर और सेकंड वन इज द किडनी। अगर देखा जाए तो टोटली ग्लूकोनियोजेनेसिस से बनने वाले ग्लूकोज का लगभग 80 से लेकर के 85% और समटाइम 90% तक का जो प्रोसेस होगा सिंथेसिस की, कहाँ पे होगी, आपकी लीवर होगी। सो लीवर इज द प्राइमरी ऑर्गन फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द केस ऑफ एनिमल, while kidney is the secondary organ for the gluconeogenesis process in the animal. So जब कभी भी आप स्टारवेशन कंडीशंस में होते हैं और आपकी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में या तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है तब जाकर के ग्लूकोज बनता है, या तो फिर आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस चलती है तब जाकर के आपका ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। तो ये दोनों आपके ऑर्गन हैं जहाँ पे एनिमल के केसेस में आपका ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। अगर सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स में आपका कहाँ पे होगा, साइटोसॉल में, मीन्स साइटोप्लाज्म में। और पूरे सिस्टम की अगर बात करेंगे तो आपका एनिमल में कहाँ पे होगा, लीवर एंड किडनी में। सो लीवर इज द प्राइमरी और किडनी इज द सेकेंडरी ऑर्गन फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस। जैसा कि आपको पता है कि माइक्रोस में कोई ऑर्गन सिस्टम होता नहीं है, तो वहाँ पे बेसिकली आपके सेल्स में पाए जाएंगे। प्लांट में भी इस तरीके से ऐसा कुछ ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ टिश्यूज का डिफ्रेंसिएशन होता है। तो जो भी आपके टिश्यूज होंगे उनके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट है कि आपका प्रिकर्सर्स क्या क्या हो सकते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस होने के लिए। दैट मीन्स व्हाट की कौन कौन से ऐसे वो मॉलिक्यूल्स हैं जिन मॉलिक्यूल्स से ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस हो सकता है फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट precursor molecules. So this is called precursor. Precursor is means what, that is the molecules which will act as a substrate for the synthesis of a new kind of a molecules will act as a precursor, will known as the precursor. तो ऐसे molecules को हम precursor के नाम से जानते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर ए कोई मॉलिक्यूल है और अगर आपका यहाँ पे कोई एक एंजाइम है जो कि काम करता है और यहाँ पे आपका क्या होगा, ये बी आपका बन जाए। सपोज कि यहाँ पे एक कोई थर्ड स्टेट हो आपका सी हो। सो पहले आपका ए से सी में कन्वर्जन होगा, फिर सी से बी में कन्वर्जन हो, तो ये आपका ए मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, जस्ट लाइक अ प्रिकर्सर, राइट। जैसे आपने देखा है कि इंडोल एसिटिक एसिड जो कि एक आपका हार्मोन होता है, इसके सिंथेसिस के लिए ट्रिप्टोफैन जो हार्मोन्स होता है वो आपका क्या काम करता है, एज ए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल का काम करता है। तो ये इस पे कोई एंजाइम आकर के एक्ट करेगा, फिर यहाँ पे कोई दूसरा कंपाउंड बनेगा, फिर इसके बाद कोई दूसरा कंपाउंड बनेगा, फिर इसके बाद आपका ये बन जाएगा। तो ऐसे जब कोई कैस्केड लाइक इक्वेशंस होते हैं, मीन्स रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे मल्टीपल मोर देन वन स्टेप्स हों, तो उस प्रोसेस में पहला जो आपका मॉलिक्यूल्स होता है उसको आप प्रिकर्सर के नाम से जानते हैं। सो कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो कि प्रिकर्सर का काम कर सकते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस में, दैट इज लैक्टिक एसिड जो कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट होता है, पायरुविक एसिड जो कि आपका ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट होता है, ग्लिसरॉल, टीसीए साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो, और अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ से सवाल आपका बनता है कि जितने भी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें से कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो कि आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहला है आपका लाइसिन और दूसरा है आपका ल्यूसीन। ओके, सो लाइसिन के लिए आपका के और ल्यूसीन के लिए आपका एल। ये आपके इसके लिए सिस्टम हो, मतलब इनका सिंबल होता है 1 लेटर का। और ये दोनों आपके अमाइनो एसिड जो होते हैं इनको हम कीटोजेनिक अमाइनो एसिड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोजेनिक। तो आपको अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ाया गया है, ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये दोनों ऐसे होते हैं जो कि कीटोजेनिक की कैटेगरी में आते हैं। ये दोनों अमाइनो एसिड्स
का जब कन्वर्जन होता है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देते हैं, और एसिटाइल कोएंजाइम ए बेसिकली आपका क्या है, 2 कार्बन का कंपाउंड होता है जो कि एनिमल के केसेस में उसका कन्वर्जन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये 2 अमीनो एसिड्स हैं, लाइसिन और ल्यूसीन, जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में एज अ प्रिकर्सर का काम नहीं कर सकते। बाकी इनको छोड़ करके आपको कोई भी अमीनो एसिड अगर रहेगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। सो इस तरीके से ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, आपके प्रिकर्सर होंगे। यहाँ से सवाल आपका बनता है कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता या कर सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। सक्सिनेट आ जाता है, मेलेट आ जाता है, फ्यूमेट आ जाता है। जितना भी आपको टीसी साइकिल में दिखाया गया पढ़ा करके, वो सारे आपके इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल, ऑक्जेलरी स्टेट हो गया, ये सारे मॉलिक्यूल आपके क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल काम कर सकते हैं एज अ प्रिकर्सर फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। ओके, सो ग्लूकोज टू, अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से, जैसा कि नॉर्मली आप जानते हैं कि ग्लूकोज का कन्वर्जन होकर के क्या होता है, पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में। तो यहाँ पे आपका पायरुविक एसिड से ग्लूकोज का बनना होगा, दैट मीन्स उल्टा रिवर्स प्रोसेस होती है। तो क्या एग्जैक्टली सेम रिवर्स रिएक्शन होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस? सो आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। कई सारे स्टेप्स ऐसे होते हैं जो कि सिमिलर तो होते हैं, मतलब कि कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे भी हैं जो कि दोनों में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो रिमेंबर, आपको पढ़ाया गया है कि ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप्स में से 3 स्टेप्स ऐसे होते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं। याद कीजिए, नंबर पहला आपको बताया गया था कि जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे भी आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जब पायरुविक एसिड का सिंथेसिस है तो वहाँ पे भी आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। So these are the steps in glycolysis processes which are differ in the case of gluconeogenesis. So out of a 10, 10 out of a 7, right, मतलब कि 10 में से 7 जो रिएक्शंस होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के और ग्लाइकोलाइसिस के, वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। बट ये जो 3 स्टेप्स के रिएक्शंस होते हैं, ये दोनों में आप क्या होते हैं, डिफर होते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से वो रिएक्शंस हैं। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, हेक्सोकाइनेज, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के में काम आता है। फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है PFK1 एंजाइम, जो कि आपके ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स के एंजाइम है। और PEP से पायरुवेट बनाता है, जो कि पायरुवेट काइनेज। तो ये आपके 3 एंजाइम्स हैं ग्लाइकोलाइसिस के। किसके? ग्लाइकोलाइसिस के। और ये तीनों ही रिएक्शंस कैसे हैं, आपके इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं, राइट। मतलब कि इनको करने के लिए बहुत हाई एनर्जेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज वाई ये इरिवर्सिबल होते हैं। अब इन्हीं तीनों प्रोसेस में, मीन्स इन्हीं तीनों स्टेप्स में यूज होने वाले जो एंजाइम होते हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में डिफर होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली पायरुवेट से आपका पीईपी का बनना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वो कौन कौन से एंजाइम हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके वो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स का काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है कि ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल के से निकलने वाले आपके जो कंपाउंड्स हैं वो आपके काम कर सकते हैं जब प्रिकर्सर मॉलिक्यूल के लिए। ग्लूकोजोनिक अमीनो एसिड काम कर सकता है, ग्लिसरॉल काम कर सकता है, 3PGA काम कर सकता है। ये प्लांट है, ये आपका एनिमल है। बाकी ये सबके इंटरमीडिएट दिखाए जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ से आपका कौन कौन सा मॉलिक्यूल ऐसे काम कर सकता है प्रिकर्सर के लिए, जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको ये फ्लो चार्ट इसी यही चीज़ दिखा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपका जो ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसके लिए नेट जो इक्वेशंस है वो क्या क्या है। आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 2 पायरुविक एसिड से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, जो कि आपको मालूम है कि एक ग्लूकोज का कन्वर्जन जब होता था तो क्या बना था, 2 पायरुविक एसिड इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो सिंपली 2 पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होकर के एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए 4 एटीपी कंज्यूम होगी, 2 जीटीपी खर्च होगा और 2 एनएडीपीएच खर्च होगा। इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो एक पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को बनाना बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा है सेल्स को, लेकिन इसके बावजूद भी ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। तो क्यों होती है ये चीज़ अभी हम लोग देखेंगे, और ये जो आपका एनर्जी का कॉस्ट है कंपेयर भी करेंगे ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में, जहाँ कि आपने देखा है कि कितना एटीपी खर्च होता है और कितना एटीपी बनता है। उससे पहले देखते हैं यहाँ पे आपका ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेसेस को, स्टेप्स को। जो रिएक्शंस आपको यहाँ पे ब्लू में दिखाए गए हैं, ये रिएक्शंस आपके यहाँ कॉमन नहीं है, बाकी सारे रिएक्शंस यहाँ पे कॉमन है। तो सिंपली अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो पूरा ये ग्लूकोज का स्टेप है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप्स है। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ग्लूकोज से 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट, फिर G3P, फिर इसके बाद 1,3 फॉस्फेट, फिर 3 फॉस्फोलिसरेट, फिर 2 फॉस्फोलिसरेट, फिर पायरुवेट, PEP मींस फॉस्फोलिस पायरुवेट, फिर पायरुवेट। ये आपका नॉर्मल प्रोसेस है किसका, दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस का।
ग्लूकोनियोजेनेसिस में जब पायरुविक एसिड से पीईपी का बनना होगा तो ये डायरेक्टली ऐसे नहीं कन्वर्ट हो पाता। यहाँ पे आपके 2 स्टेप्स रिएक्शंस होते हैं। पहले आपका इस पायरुवेट का क्या होता है, आपका कार्बोक्सिलेशन होता है, दैट इज़ द पीईपी से आपका पायरुवेट से क्या बनेगा, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज से ऑक्सैलोएस्टेट बनता है, राइट? तो ऑक्सैलोएस्टेट बनाने के लिए यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और यहाँ पे 2 एटीपी क्या होती है, खर्च हो जाती है फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ अ पायरुवेट टू द ऑक्सैलोएस्टेट। अब ये ऑक्सैलोएस्टेट कन्वर्ट किस में होगा आपका, दैट इज़ द फॉस्फोनिल पायरुवेट में। फिर से आपका यहाँ पे क्या होगा, 2 जीटीपी क्या होगी, खर्च होगी, और यहाँ पे पीईपी कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम क्या होते हैं, काम आते हैं। तो ये दोनों जो एंजाइम हैं, फर्स्ट एंजाइम ये, सेकंड एंजाइम ये 2 एंजाइम ऐसे हैं जो कि आपके ग्लाइकोलाइसिस में काम नहीं करते हैं। तो 4 एटीपी आपकी यहीं पे खर्च हो गई, मीन्स 2 एटीपी और 2 जीटीपी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे हुआ। इसके बाद अब आते हैं, ये सारे रिएक्शंस आपके दोनों में क्या होंगे, कॉमन होंगे, जिस तरीके से आपने वहाँ पे देखा है ग्लाइकोलाइसिस में, सेम वही चीज़ होंगी। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से जब कन्वर्जन होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो यहाँ पे काम क्या करता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम काम करता है, जबकि यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज 1 का क्या करेगा, काम करेगा। तो ये एंजाइम भी आपका सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोनियोजेनेसिस का है, ग्लाइकोलाइसिस का नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्जन किस में कराना है, ग्लूकोज में, तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज काम करेगा, जबकि यहाँ पे हेक्सोकाइनेज काम करता है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में 3 ऐसे एंजाइम हैं जो कि आपके क्या हैं, डिफर हैं किससे, ग्लूकोनियोजेनेसिस से। और यहाँ पे अगर आप ग्लूकोनियोजेनेसिस देखेंगे तो 4 ऐसे एंजाइम हैं जो कि डिफर हैं ग्लाइकोलाइसिस से। तो आपसे सवाल क्या पूछता है, पूछ देगा कि इनमें से कौन सा एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस का नहीं है, या इनमें से कौन सा एंजाइम ग्लूकोनियोजेनेसिस का नहीं है। तो यू हैव टू वेरी केयरफुल एंड कीप इन माइंड दैट there are the 4 different enzymes which are involved only in the process of gluconeogenesis, not in the glycolysis. And in the case of glycolysis, there are 3 different enzymes which are not participate or which are not involved in the gluconeogenesis process. So I have mentioned here, so kindly note it and इसको अच्छे तरीके से अपने नोट्स में बनाइए और उसको याद रखिए, क्योंकि यहाँ से सवाल आपसे बनते हैं। और एंजाइम्स के नेम इतने सिमिलर होते हैं कि आप उनको कन्फ्यूजन में आ जाता है कि आप उसको आप उसे समझ नहीं पाते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का है या ग्लाइकोलाइसिस का है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं कि वो कौन से जो बाईपास रिएक्शंस आपने देखे हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो पहला आपका बाईपास रिएक्शन क्या है, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू द फॉस्फोनिल पायरुवेट रिक्वायर्ड 2 एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। तो 2 एक्सर्गोनिक कौन से हैं, ये आपका ये 2 एटीपी का बनना, 2 जीटीपी का बनना। तो ये आपका एक अलग एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा। तो पायरुविक एसिड से फॉस्फोनिल पायरुवेट बनाने के लिए 2 स्टेज आपका चलता है, जिसमें पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और पीईपी कार्बोक्सोकाइनेज एंजाइम क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा आपका बाईपास रिएक्शन क्या है, ये बाईपास रिएक्शंस के नाम से पूछे जाते हैं। सेकंड वाला आपका क्या है, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टू द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज द सेकंड बाईपास। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इससे कन्वर्ट होने के लिए ये चाहिए और ये एंजाइम आपका लगेगा। तो ये भी आपका क्या है, बाईपास रिएक्शन है। और थर्ड आपका बाईपास रिएक्शन है, दैट इज द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज का बनना, जो कि ये एंजाइम है। तो इन एंजाइम का नाम आप नोट कीजिए, इन एंजाइम का आप नाम नोट कीजिए और रखिए कि ये ग्लाइकोलाइसिस के ही हैं और बाकी ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के हैं। इनको छोड़ करके बाकी जो एंजाइम्स और स्टेप्स होंगे सबके सब क्या होंगे, शेयर किए जाएंगे दोनों ही प्रोसेस में, दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस में। सो देखते हैं यहाँ पे कि आपका ग्लाइकोलाइसिस के कंपेरिजन में ग्लूकोनियोजेनेसिस कितना कॉस्टली पड़ रहा है। आप ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ करके आए हैं कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को 2 पायरुविक एसिड बनाने के लिए बेसिकली आपका क्या होता है, यहाँ पे 2 एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। मतलब वैसे 4 एटीपी आपकी लगती है, बट ये 4 एटीपी से आपका 2 एटीपी का मतलब 4 एटीपी आपका बनता है, 2 एटीपी आपको खर्च होती है, दैट इज भाई यहाँ पे 2 एटीपी का नेट गेन होता है। तो नेट गेन कितना हो रहा है आपका, 2 एटीपी का 2 एनएडीएच का। जबकि अगर आप यहाँ पे देखिए कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए क्या क्या हो रहा है, 2 एनएडीएच मान लीजिए इससे कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे लगाते खर्च हो गया, बराबर हो गया। 2 एटीपी 2 जीटीपी के मान लीजिए क्यों रहा, तो ये भी खत्म हो गया। 4 एटीपी एक्स्ट्रा सेल जो है वो एनर्जेटिक बॉन्ड को क्या करता है, खर्च करता है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए पायरुवेट से। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो अगर देखा जाए तो कॉस्ट वाइज तो ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में देखा जाए तो बाकी जो चीज़ें हैं वो अगर आपका इक्वेशंस बैलेंस किया जाएगा तो टोटल ओवरऑल 4 एटीपी का क्या होता है, डिफरेंस आता है। मतलब कि सेल्स को एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द नॉन कार्बोरेट से बनाने के लिए आपका क्या होगा, दैट इज द 4 एटीपी एक्स्ट्रा खर्च करनी पड़ती है। तो सवाल यहाँ पर आता है कि जब एक्स्ट्रा एटीपी खर्च हो रही है तो सेल्स को ऐसे काम करने की ज़रूरत क्यों है। ओके, तो उस चीज़ को आंसर के लिए आप देखिए कि मान लीजिए ये पायरुवेट के बजाय अगर अब और भी कोई आपका सबस्ट्रेट है, जैसे ऑक्सोएसिटेट है या फिर
बाकी अमीनो एसिड्स हैं, ये कुछ भी हैं, तो उनका कन्वर्जन किस में होगा? ग्लूकोज़ में होगा। ऐसा करने के लिए 4 एटीपी आपके यहाँ पे खर्च हो रही है। ये 4 एटीपी आपकी खर्च तो हो रही है, लेकिन जब एक बार आपका ये ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल्स बन जाता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशंस में एक ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल्स में आपका टीसीए साइकिल चलेगा, फिर इसके बाद आपका ईटीएस चलेगा, और ईटीएस चलने के बाद आपका टोटल यहाँ पे 30 एटीपी का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, जैसा कि आप लोग पढ़ कर के आए हैं। 30 एंड 32 दोनों, राइट? तो 4 एटीपी खर्च करके अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन जाता है और उसको फिर से एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर पार्टिसिपेट करना है, तो वहाँ पे इसके कई गुना ज़्यादा एनर्जी क्या होती है? उसको बन जाती है। दैट इज़ वाई सेल से कंटिन्यूअसली क्या करता है? करता रहता है। सो आपसे कभी-कभी सवाल लॉजिकली ये पूछा जा सकता है कि अगर इस प्रोसेस में करने के लिए सेल्स की एनर्जी कंज्यूम हो रही है, देन व्हाई सेल्स वेस्ट देयर एनर्जी टू फॉर्म ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोनेटेड मॉलिक्यूल्स? सो इस प्रोसेस की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपका ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का जब कन्वर्जन होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो वहाँ पे 30 या 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बनते हैं। और इसकी ज़रूरत तब भी पड़ती है जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का सबस्ट्रेट ना हो और बाकी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स अगर होते हैं, तो उनका कन्वर्जन करके आपकी बॉडी एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है। तो जब कभी भी आप स्टारवेशन कंडीशन में रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक आपने कोई डाइट नहीं लिया हुआ है जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है, तो उस टाइम पे ये सेल्स अपना प्रोसेस जो है चलाता है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो आपके सीक्वेंशियल रिएक्शंस हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में, जो आपको रेड दिखाई दे रहे हैं, वो सब आपके बाईपास रिएक्शन है। सो पहला स्टेप का रिएक्शन क्या होगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस में पायरुवेट से कन्वर्जन होगा किसमें? ऑक्सैलेट स्टेट में। फिर ऑक्सैलेट स्टेट से कन्वर्जन किसमें होगा? फास्फेनॉल पायरुवेट में। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन आपके पड़ जाते हैं, जबकि आपने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था कि पीईपी से डायरेक्टली कन्वर्ट किसमें हो जाता है? पायरुवेट में। इसके बाद आपका फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का बनना, फिर इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना। तो यहाँ पे आपका 4 एटीपी, 2 जीटीपी, 2 एनएडीएच, ये सारे मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो रहे हैं, तब जा करके आपका एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स बनता है। तो 4 एटीपी का ओवरऑल अगर देखा जाए, तो कंपैरिजन किया जाए ग्लूकोज से, ग्लाइकोलाइसिस से, ग्लूकोनियोजेनेसिस से, तो वहाँ पे आपका डिफरेंसेस आते हैं। ओके, सो इस तरीके से आपने देखा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस क्या है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्यों इसको चलाने की ज़रूरत है। ग्लाइकोलाइसिस से कंपेयर आपने किया कि एग्जैक्टली ये सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे कई सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो कि डिफर होते हैं ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से। तो होपफुली कि आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि कहाँ पाया जाता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, कैसे ये ग्लाइकोलाइसिस से डिफर है और किस तरीके से सेल्स में चलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई अपना अच्छे से करते रहिए।